हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नो क्रैक्स में। तो दोस्तों आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर फ्री फॉल मोशन। तो चलिए आज आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है। ठीक है ना। और अगर मैं वेक्टर साइन हटा देता हूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं डाउनवर्ड। क्या लिख देता हूं? डाउनवर्ड। मतलब जी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो अभी तक हमने वन डायमेंशनल मोशन के लिए जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी थी तो वो सारी की सारी यहाँ पर वैलिड है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। ये जी की दो वैल्यूज है अलग अलग यूनिट्स में, और डायरेक्शन की हमेशा होती है डाउनवर्ड। इट मीन्स आपका जो एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी फिक्स है। ठीक है, तो उसे अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केस वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल केस है ये। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी के तहत। अब दूसरी चीज जो आ जाएगी, इसमें हम डिफरेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला केस हमारे पास क्या जाएगा? थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी देके ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपको क्या लगता है? टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड कम होती जाएगी। टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक सर्टेन पॉइंट पर आकर, जैसे मान लीजिए ये अपने पास डेटम लेवल है, मतलब ग्राउंड है ये अपने पास। यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने यू इनिशियल वेलोसिटी दे दी। ठीक है, इस इनिशियल वेलोसिटी से ये जाएगा मैक्सिमम इस हाइट तक जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी और उसके बाद वो इसी पॉइंट से वापस लौट के नीचे अर्थ पर गिरेगा। ठीक है, और इसने जो हाइट ट्रेवल करी वो h हो जाएगी। ठीक है, जिसको अपन मैक्सिमम हाइट भी बोल सकते हैं। h क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट। तो इस मोशन के लिए हमें इक्वेशंस जनरेट करनी है। इस मोशंस के लिए हमें क्या जनरेट करनी है? इक्वेशन। तो हमने अभी तक इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी 1, 2, 3 एंड 4, 5। वो सारी सारी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर डिफरेंस क्या है कि ये एक स्पेशल पार्ट है जिसके अंदर आपका जो पार्टिकल है वो एक बार अपनी वेलोसिटी 0 करता है, और जैसे ही वेलोसिटी 0 होती है तो क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि एज वेलोसिटी changes its sign means direction of particle changes। ठीक है, तो इसमें नोट करने वाली बात ये होगी कि जब v इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी कब 0 होती है, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, और जहां पर भी वो v इक्वल टू 0 होगा वहां पर आपके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने के बाद क्या होगा? पार्टिकल वापस ओरिजिन की तरफ आएगा। तो इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रेफरेंस फ्रेम सेट करेंगे। रेफरेंस फ्रेम मैंने आपको बताया था। ठीक है, बेसिक मैथ में भी पढ़ा रखा है और वेक्टर में भी पढ़ा रखा है। तो रेफरेंस फ्रेम, ये वन डायमेंशन मोशन है तो इसके अंदर 1D रेफरेंस फ्रेम होगा। और किस डायरेक्शन में है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे वाली डायरेक्शन को हम ले लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। आई बात समझ में? और इस पॉइंट को ले लेते हैं ओरिजिन। तो बच्चों ध्यान रखना, आपका जो मोशन है जहां से स्टार्ट हो रहा है कोशिश कीजिए कि आप वहीं पर ओरिजिन सेट करें, और
उसके दोनों तरफ अगर 1D मोशन है तो इस तरीके से आप डायमेंशन क्या कहते हैं डायरेक्शन सेट कर दें कि मैंने ओरिजिन ले लिया यहाँ से, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाएगी एज पर रेफरेंस फ्रेम। एज पर रेफरेंस फ्रेम, आप रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, u वेक्टर प्लस u के बराबर, ठीक है ना। और आपको a वेक्टर क्या मिलेगा, मतलब इस मोशन के दौरान जो एक्सीलरेशन है वो माइनस जी के बराबर दिखेगा आपको। आ रही बात समझ में? माइनस जी क्यों? क्योंकि इस पूरे मोशन के दौरान पार्टिकल भले ऊपर जाए या नीचे आए, बट इस पूरे मोशन के दौरान एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी और कांस्टेंट थी, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया तो मैंने यहाँ पे माइनस जी लिख दिया, ठीक है। और अब बताइए अगर आप इस h की बात करेंगे, ठीक है ना, आप इस h की बात करेंगे मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा h। कहां से नाप रहे हैं? ओरिजिन से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये h है, ठीक है ना, तो इसको कहां से नाप रहे हैं? ओरिजिन से, क्योंकि हमने ओरिजिन यहां सेट किया है। तो h कहां जाएगा? ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस h। अब अगर अपन इक्वेशन लिखें तो पहली इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। v इक्वल टू u प्लस ए टी, मतलब अगर आप पॉइंट नोट कर दें कि ये O पॉइंट है और ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है B, और ये नीचे वाला पॉइंट वापस अपने पास आ जाएगा C, ठीक है। तो अगर आप O से लेके B तक देखें तो 0 इक्वल टू u माइनस जी इंटू टी, तो यहां से हमारे पास एक टाइम पीरियड आ जाएगा u बाय जी, ठीक है। तो ये u बाय जी कहां तक का टाइम है? यहां से लेके यहां तक का टाइम, क्योंकि देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन कहां से कहां तक लगाई है, इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक। भाई मोशन हमारा ये रहा इनिशियल पॉइंट, पूरा मोशन हुआ और पार्टिकल यहाँ पे आगे टकराया, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा सेम है, लेकिन मैंने फर्स्ट इक्वेशन सिर्फ यहां से लेके यहां तक लगाई है, ए से लेके बी तक। तो v इक्वल टू यू टी, बी पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, u इक्वल टू माइनस जी टी, तो t टाइम कहां तक लगेगा? ये जो t मैंने टाइम निकाला है ये a से लेके b तक का टाइम है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जितनी रेट से उसकी स्पीड कम हुई थी उतने ही रेट से उसकी स्पीड बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? मतलब हमारा जो g है वो तो कांस्टेंट है, मतलब इतनी रेट से उसकी स्पीड कम हो रही थी, कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, तो टी टाइम लगा था। अब यहां से लेके यहां तक वापस उसकी रेट मतलब स्पीड बढ़ेगी, किस रेट से? इसी रेट से, क्योंकि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है और डायरेक्शन अभी भी डाउनवर्ड है। आई बात समझ में? तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कि कितने टाइम तक हवा में रहा, तो उसको अपन बोल देंगे टी। तो ये 2t के बराबर होगा नहीं होगा भाई, इसका जस्ट डबल, तो अपन इसको लिख देंगे 2u बाय जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो देखिए यहां से लेके यहां तक अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूं, ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, ठीक है। तो देखिए a से लेके b तक, यहां से ये लेके यहां तक अब की बार मैंने थर्ड इक्वेशन लगाई, पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाई थी। थर्ड इक्वेशन में u माइनस, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, भाई a की जगह मैंने माइनस जी लगा दिया, प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस 2g कैपिटल h, ठीक है। तो इससे मैं लिख सकता हूं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपवर्ड थ्रोन पार्टिकल के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक जनरल पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने कोई हाइट ले ली, ये वाली हाइट अपन ने ले ली, और ये हाइट हमारे पास कितनी है? ये हाइट हमारे पास है h, स्मॉल h, ठीक है ना। ये हाइट हमारे पास क्या है? स्मॉल h। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जब हम इस पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो शुरुआत में मतलब आधे मोशन के दौरान ग्रेविटी इसकी स्पीड कम करेगी और बाकी के आधे मोशन में इसकी स्पीड बढ़ाएगी, ठीक है। तो हमने एक हाइट ले ली, तो इस हाइट पर पार्टिकल कितनी बार होगा? 2 बार। कितनी बार होगा? 2 बार। एक बार तो ऊपर जाते समय ये इसकी वेलोसिटी होगी,
ठीक है ना। और एक बार नीचे आते समय ये इसकी वेलोसिटी होगी, मतलब ये पार्टिकल यूं गया तो इस ऊंचाई पर वो पहले यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पे 0 स्पीड करके फिर वापस यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद नीचे गिरेगा। आए कुछ बात समझ में? चलिए अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, सी पॉइंट एट एनी जनरल टाइम या फिर हाइट, ठीक है ना, किसी भी जनरल टाइम या किसी भी जनरल हाइट पर अगर आप देखें तो पहला फॉर्मूला हम यही वाला यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है ना, वेलोसिटी 0 कब होगी, सेकंड वाला, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी जनरल हाइट के लिए अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा तो h इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी प्लस h इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक। तो इस क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन आएंगे, T1 एंड T2 आर द सॉल्यूशन ऑफ अबव क्वाड्रेटिक, सॉल्यूशन ऑफ अबव क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। T1 एंड T2 आर द सॉल्यूशन ऑफ अबव क्वाड्रेटिक। तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, देखिए क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, तो यहाँ पर टी में क्वाड्रेटिक है, यहाँ टी स्क्वायर का टर्म, यहाँ टी का टर्म और ये कांस्टेंट, तो यहाँ पर टी की दो वैल्यूज आएगी T1 और T2। तो T1 का इंस्टेंट होगा ये वाला, है ना, जब आपका पार्टिकल नहीं आता, और T2 ये इंस्टेंट होगा ये वाला, क्योंकि इन दोनों इंस्टेंट पर, ये T2, क्योंकि इन दोनों इंस्टेंट पर आप देख रहे हैं हाइट सेम थी, तो देखिए हमने हाइट सेम रखी है, हमने हाइट सेम रखी है। अब अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूं, ठीक है ना, एट एनी जनरल हाइट, तो ये पहली बात हो गई इसकी। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात में अब मैं इसमें थर्ड इक्वेशन अप्लाई करता हूं किसी भी एक जनरल पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इस पॉइंट पर हमारे पास देखिए यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच, तो v की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच। आई बात समझ में? अब देखिए जब हमने दोनों तरफ का स्क्वायर करा तो ये v आ गया और इस तरफ का अंडर रूट आ गया, आ रही बात समझ में? सॉरी, ये तो इससे अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें मिलता है प्लस माइनस बी इक्वल टू अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच, ठीक है। क्या मिलता है? यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच। तो बच्चों जिस स्पीड से हमने प्रोजेक्टाइल फेंका था, इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो जिस स्पीड से हमने प्रोजेक्टाइल फेंका था वो स्पीड तो कांस्टेंट होती है, एक बार हमने दे दी तो दे दी, उसके बाद कंटिन्यूसली कम होती है, तो ये कांस्टेंट है यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर कांस्टेंट है, एच वेरिएबल है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी यहाँ पे किसका फंक्शन है? एच का, हाइट का। मतलब जैसे जैसे आपकी हाइट बट चेंज होती जाएगी वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास हम एक बार ले लेंगे v1 इज इक्वल टू अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच, और v2 ये हमारे पास हो जाएगा अंडर द रूट माइनस अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं अपोजिट। क्या लिख देता हूं? अपोजिट। तो बच्चों क्वेश्चन में देखने वाली समझने वाली बात यह है कि प्लस और माइनस लगा हुआ है यहाँ पे v के साथ, यहाँ पे v के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस और माइनस। और हम कौन सा मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं? वन डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मोशन में दो ही डायरेक्शन होती है, देखो, एक प्लस और एक माइनस। तो इसका मतलब यह है कि v की दो वैल्यू हमें मिलेगी। मतलब इस t1 टाइम पर जब पार्टिकल यहाँ था तब उसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी थी? इतनी थी, v1। कैसी थी? प्लस, ऊपर की तरफ। ये देखो रेफरेंस फ्रेम ऊपर है तो ऊपर की तरफ प्लस, ठीक है।
पार्टिकल जाते जाते ऊपर एक बार मैक्सिमम स्पीड पे वेलोसिटी जीरो करी, फिर वापस नीचे की तरफ गिरा तो वो वापस उसी हाइट पर पहुंचा। कब पहुंचा? t2 टाइम पर, मतलब इसके बाद पहुंचा t2 टाइम पर। और उस टाइम इसकी स्पीड कितनी थी? v2। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्पीड। स्पीड कितनी थी? v2। माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया अपोजिट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से हम इक्वेशंस को हैंडल करते हैं? तो यहां पे हमने v1 v2 निकाल लिया, तो यहां पर हमने ये v1 निकाल लिया, ये हमने v2 निकाल लिया। ठीक है, v1 v2 निकाल लिया, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए हमने ये बात कर ली। तो यहां तक आपको अच्छे से बात समझ में आ जानी चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास फर्स्ट केस, मतलब थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। ये क्या था? फर्स्ट केस, थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। इसके अंदर भी हमारे पास दूसरा केस आएगा, थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट। मतलब अभी हम हाइट के साथ भी इसको हैंडल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जो इसी का पार्ट है, ए बी सी। देन बी आ जाएगा, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। आई बात समझ में? मतलब अब हम किसी बॉडी को किसी भी हाइट से ड्रॉप करेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है ना, इसको हम फ्री फॉल भी बोल सकते हैं। और ये हमारी बॉडी है ऊपर से जिसको हमने ड्रॉप किया है, तो यू हमारे पास 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 0। और ये नीचे की तरफ गिर रही है, और इसका एक्सीलरेशन कितनी है? इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h। ठीक है, और इसके ऊपर एक्सीलरेशन कितना लग रहा है नीचे की तरफ? g। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो इसके अंदर भी आप क्या देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहां पर हमने ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन देखा था। यहां पे ग्रेविटी कब तक इफेक्ट कर रही थी? इस टाइम के डबल टाइम तक, मतलब जब तक आपका पार्टिकल हवा में रहता है उसे अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान ही ग्रेविटी आपके ऊपर इंपैक्ट डालती है। तो इतने टाइम तक इंपैक्ट डाला ग्रेविटी ने इस वाले मोशन में, इस वाले केस में। लेकिन यहाँ पर वही टाइम हमारे पास कितना हो गया? आधा, क्योंकि अब ग्रेविटी सिर्फ यहां से लेके यहां तक तो इंपैक्ट डाल रही है। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे तो बॉल यहां से टकराने के बाद टप्पा खा के वापस ऊपर भी जा सकती है ना, वो टप्पा खा के वापस ऊपर भी जा सकती है और फिर वापस नीचे भी आ सकती है। तो इस वाले मोशन को भी आप दोनों डायरेक्शन में एनालाइज कर सकते हैं, बस आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। हम फिलहाल बात करेंगे यहां से लेके यहां तक की। हम फिलहाल कहां से बात करेंगे? यहां से लेके यहां तक की। आई बात समझ में? देखिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हमें रेफरेंस फ्रेम सेट करना पड़ेगा। जैसे इस वाला प्रॉब्लम में क्या था, तो रेफरेंस फ्रेम कैसे सेट करेंगे? रेफरेंस फ्रेम में सबसे पहले ओरिजिन रखते हैं, मतलब ऑब्जर्वर को बिठाते हैं कि आओ जी साहब, बैठो साहब, हमारा जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उमा जहाँ को उन खाडो खाएगा उनके अंदर। तो ये रहा हमारा ओरिजिन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बॉल यहीं से गिर रही है नीचे। ठीक है, ये रहा ओरिजिन, और ये नीचे वाली डायरेक्शन है और ये ऊपर वाली डायरेक्शन है। ठीक है, अब आपकी मर्जी पड़े जिसे प्लस लो या मर्जी पड़े जिसे माइनस लो। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस फ्रेम बना दिया, यहाँ पे ओरिजिन ही है। अब आपकी मर्जी पड़े जिसे प्लस ले सकते हैं आप, है ना। जनरली अपन ऊपर वाले को प्लस लेते हैं, तो ये ऊपर वाला प्लस ले लिया मैंने। ठीक है, और ये नीचे वाला माइनस ले लिया मैंने, इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखिए, जब हम रेफरेंस फ्रेम बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फ्रेम हमें सबसे पहली चीज क्या पता चलेगी? सबसे पहली चीज ये पता चलेगी कि यू तो हमारे पास 0 है ही सही, लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पर टी टाइम पर वेलोसिटी देखें तो v हमारे पास क्या हो जाएगी? v वेक्टर। v वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? v वेक्टर हमारे पास हो जाएगा माइनस नेगेटिव v के बराबर। ठीक है, और u वेक्टर हमारे पास, u को भी हम नेगेटिव ही ले लेते हैं, तो u वेक्टर हमारे पास वैसे तो 0 आता है,
इसमें तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बस वही है कि जैसे ये इसके u वेक्टर की वेलोसिटी इनिशियल में नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड 0 है तो क्या हुआ। और उसके बाद एक्सेलरेशन अपन देखते हैं, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी हमारे पास माइनस जी की डायरेक्शन में ही है। ठीक है, अब अगर अपन इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी कि माइनस बी इक्वल टू यू मतलब 0 माइनस जी इंटू टी। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो टी की वैल्यू हमारे पास अभी भी वही आती है, v बाय जी। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आती है, v बाय जी। ये माइनस साइन और माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये हो जाता है, जहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो इस पॉइंट पर किस स्पीड से टकरा रहा है आपके पार्टिकल धरती से, v स्पीड से, तो वो v स्पीड हमको यहाँ पे रखनी है। अब वो v स्पीड कैसे निकलेगी, वो v स्पीड वो वाली स्पीड ऐसे निकलेगी कि v स्क्वायर है ना, थर्ड इक्वेशन लगा रहा है अपन, कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, थर्ड इक्वेशन। तो v वेक्टर का स्क्वायर होता है हमारे पास, v वेक्टर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, माइनस 2 इंटू जी। ठीक है ना, 2 इंटू जी, ये g के साथ मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस के बराबर है। अब बात आती है यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम नाप रहे हैं, ये हाइट को कहां से नाप रहे हैं, ऊपर से नीचे। इस हाइट को कहां से नाप रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम हमारा यहाँ है, मेजरमेंट करना सिखा रहा हूँ आपको। तो रेफरेंस फ्रेम हमारा यहाँ है और इस हाइट को हम ऊपर से नीचे नाप रहे हैं। इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने हाइट को कहां से नापा था, मतलब हाइट को यहां से नापा था, डेटम लेवल से, ग्राउंड से। यहाँ पे हम इस पॉइंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के अनुसार ये h हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस। क्लियर हो रहा है ना, रेफरेंस फ्रेम बना रखा अपन ने, तो ये आ जाएगा माइनस h। आया बात समझ में, ये अपने पास इक्वेशन चल के आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2gh, कितना आ जाएगा 2gh। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh। तो इस वैल्यू को जब मैं यहां पे रखता हूं, इस वैल्यू को जब मैं यहां पे रखूंगा तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरे पास t की वैल्यू, मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी v बाय 2gh। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2gh बाय g। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास चल के आ जाएगा t का, वो नया फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल टू, ये देखो रूट जी से रूट जी कटेगा तो 2h बाय जी अंडर द रूट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास। आई बात समझ में, मतलब ये दो फॉर्मूला हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के आ गए। t इक्वल टू वी बाई जी, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है कि जमीन पर किस स्पीड से टकराया है वो दे रहेगा, तो आप इस फॉर्मूले से लेके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको हाइट दे रखी है कि भाई इतनी हाइट से हमने इसको नीचे फेंका है, तब आप टाइम ऑफ फ्लाइट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और रही बात v की, तो v आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, v आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, जहां पे h क्या है आपकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक है इनिशियल स्पीड तो कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, तो तीन वेरिएबल हो जाता है किसी भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, तो इस केस में अगर हम तीसरा पॉइंट ले लें, एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी एक जनरल पॉइंट की अगर हम बात करें, मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पर बात कर ली, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन अपन लगाएंगे, तो माइनस बी इक्वल टू, यू तो हमारे पास 0 था, माइनस जी इंटू टी। तो टी इस केस में भी अभी हमारे पास वही आएगा v बाय जी, जैसा कि हमेशा आ रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी इतना था। ठीक है ना, तो यही कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास h इज टी इज इक्वल टू 2 इंटू h बाय जी में, 2 इंटू h बाय जी में।
ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया कि यहाँ पर भी माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, या माइनस एच की जगह हमारे पास कोई भी वेरिएबल हाइट आ जाएगी, कोई भी वेरिएबल हाइट आ जाएगी। अब जैसे हमने इस कैपिटल एच को नापा था वैसे ही इस स्मॉल एच को भी नापेंगे। कहां से नापेंगे? ओरिजिन से। ओरिजिन से इस एच के लिए हमको नीचे चलना पड़ा तो हम ओरिजिन से यहां तक नापेंगे। मतलब मैंने जो ये यहाँ पर एच लिखा है, मैंने जो ये यहाँ पर एच लिखा है, तो वो बच्चों एच कहाँ है? वो एच ये रहा, ये है वो एच, यही था ना अपना पार्टिकल, ये है वो एच। ठीक है, तो मैं हाइट यहां से नाप रहा हूं इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। किस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए कि हाइट में यहां से नाप रहा हूं। क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कैसे खेलेगा? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मुझे ये डिस्टेंस बताइए कि इतने टाइम बाद पार्टिकल जमीन से कितनी दूरी पर होगा। तो आप कैसे निकालेंगे? एच माइनस एच। कैसे निकालेंगे? कैपिटल एच माइनस एच से। ठीक है, यहां तक आ गया आपको बात समझ में? चलिए, अब अगर हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस एच। माइनस एच मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर से नीचे नाप रहे हैं अपन, है ना। ये माइनस एच इक्वल टू यू, यू टी मतलब हमारे पास जीरो हो जाएगा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, जी जीरो माइनस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर। तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2h बाय जी। क्या आ जाएगी वैल्यू? अंडर रूट 2h बाय जी। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है आपको? अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में आती है, तो माइनस मैंने इसलिए नहीं लिया, हमने यहाँ रूट निकाला है ना, तो रूट निकालते टाइम यहाँ इधर रूट के आगे प्लस या माइनस लगाते हैं, और वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टाइम की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। अब चलिए किसी भी वेरिएबल हाइट h के लिए ले लेते हैं, तो थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, तो माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू जी इंटू माइनस एच। अब यहाँ पे माइनस एच क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे जिस कारण से माइनस एच लिखा था उसी कारण से ही मैंने यहाँ माइनस एच लिखा है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 जी एच, अंडर रूट 2 जी एच, और एच को हम इस तरीके से लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय 2 जी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले थे जो इस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। आईआईटी जेई में आपको अगर प्रॉब्लम को वो हार्ड बनाना चाहता है तो वो यहाँ पे बॉल को बाउंस बैक करा के अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है ना, तो उस केस में आपको वापस से मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा मैंने ग्राफ करवाया अभी पिछला काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में, एक दो लेक्चर पहले मैंने ऐसा ग्राफ करवाया कि उस टप 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 गिरती वाली बॉल का ग्राफ बनाइए। तो वो ग्राफ हम बना सकते हैं, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब इसकी हम आगे बात करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं जो कल वाला ही था, वो हमारा था मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये टॉपिक कल हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके अंदर हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए थे। पहला पार्ट था बॉल थ्रो वर्टिकल अप इन ग्रेविटी, और दूसरा पार्ट था बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इन ग्रेविटी। ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था। ठीक है, अब जो ड्रॉप वाला केस था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारा केस क्या था? पार्टिकल ड्रॉप्स
फ्रॉम अ हाइट, पार्टिकल ड्रॉप्स फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। तो पार्टिकल यहाँ से u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से ड्रॉप करना शुरू किया और जमीन पर आकर गिर गया। ठीक है, इस पॉइंट पर जब वो टकराया था तो उसकी वेलोसिटी थी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v, और ये h हाइट से गिराया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हमने h का वैल्यू निकाल लिया था, v का वैल्यू निकाल लिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू निकाल लिया था। अब अगर हम बात करते हैं कि बाय सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2। देखिए u जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ut वाली टर्म जीरो आ जाएगी और उसके बाद प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो 1/2 e की जगह हम रख देंगे माइनस जी, e की जगह हम क्या रख देंगे माइनस जी, क्योंकि इस वाले केस में हमने यहाँ पर ओरिजिन माना था नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव और ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है, इसलिए हमने माइनस जी लिया और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो हाफ कांस्टेंट है और माइनस जी भी कांस्टेंट है, तो हमारा जो h की वैल्यू है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, सो h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। h किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टी स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर मैं हाइट कंसीडर करूं फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, तो मेरे पास h1 रेशियो h2 रेशियो h3 कितना आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम रेशियो की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए ये इस तरीके से वैल्यू निकल सकती है, तो आपको h1 h2 h3 ऐसे h4 h5 भी ओपन कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इन सभी का रेशियो किसके बराबर मिलेगा, 1 रेशियो 4 रेशियो 9। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स फर्स्ट सेकंड में चली गई दूरी, सेकंड सेकंड में चली गई दूरी और थर्ड सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस, सेकंड सेकंड की डिस्टेंस और थर्ड सेकंड की डिस्टेंस, 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। ठीक है ना, आई अगेन रिपीट, कंफ्यूज मत होना, यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड हुआ है, यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड हुआ है। ठीक है, और 2 सेकंड के जस्ट बाद वो जमीन से टकरा गए ना, अपन ऐसा मान लेते हैं। तो आप देखिए 1 सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस कितना है, ये है फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस है ना 1 सेकंड में। 2 सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक, ये वाला नहीं है। 2 सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक कंसीडर करना है, क्योंकि अभी आगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे। तो 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये, ठीक है। फिर 2 सेकंड में चला गया डिस्टेंस यहां से लेके टोटल यहां तक, ठीक है। और दूसरे सेकंड में चला गया डिस्टेंस वो होएगा यहां से लेके यहां तक। बात क्लियर हो रही है ना। तो हम ये जो रेशियो निकाल रहे हैं ये कौन सा निकाल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक वाला या यहां से लेके यहां तक वाला, ठीक है ना। मतलब इनिशियल पॉइंट से ही हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। तो ये वो वाली हाइट है, ठीक है, ये वो वाली हाइट है। तो मैं इस तरीके से नाप देता हूं कि एच हमारे पास नीचे की तरफ नापेगी, एच हमारे पास कहां नापेगी, नीचे की तरफ। तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:4:9। अगला रेशियो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो आपको समझ में आया। इट मींस अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पहले सेकंड में अगर मैं 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो नेक्स्ट सेकंड में मैं कितनी करूंगा 2 का रेशियो 4 से तो 8 मीटर, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में। और उसके नेक्स्ट सेकंड में मैं कितनी करूंगा 18 मीटर। कुछ आ रही बात समझ में। तो इन तीनों का रेशियो कितना आ रहा है 1:4:9। आगे बात समझ में। तो हमें ये वाली जो प्रोपोर्शनलिटी है ये अच्छे से याद रखनी है, किसमें, जब पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। ओके, चलिए ये तो था पहला। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है बाय थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, v² = 0, u स्क्वायर वाली टर्म 0 हो गई क्योंकि u 0 है, u² + 2gh, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस कैसे आया, g भी माइनस का और h भी माइनस का। याद आ रहा है लास्ट लेक्चर, हम यहां से नाप रहे हैं तो यहां से h हाइट नीचे की तरफ चल रही है तो नेगेटिव, तो g भी नेगेटिव का और h भी नेगेटिव का, दोनों मिलकर हो गए पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया हुआ है, ठीक है ना। पिछले लेक्चर को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सर ने कैसे ये इक्वेशन लिख रखी है।
लेकिन अगर कोई नया बच्चा हो तो मैं वापस वैसे ही लिख देता हूं, देखिए +2 जी की जगह -g और h की जगह -h, ठीक है। और ये दोनों माइनस क्यों लगे हैं, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड्स हैं। जी को हमने, जी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, और नीचे वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना, ऊपर वाली को पॉजिटिव माना है, नीचे वाली को नेगेटिव माना है, ठीक है। ऐसे ही एच क्या है, एच को हम यहां से नाप रहे हैं जहां से हमारा बॉल ड्रॉप हुआ था, नीचे की तरफ नाप रहे हैं तो -h, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा +2h। तो हमारे पास v इज इक्वल टू √2gh हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी वेरिएबल हाइट की बात करूं, वेरिएबल हाइट की, ठीक है, तो ये 2gh हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि v जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, √h के। कब, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। आगे बात समझ में। तो इसको भी अपन इस रेशियो के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, v1 रेशियो v2 रेशियो v3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा √h1 रेशियो √h2 रेशियो √h3, ठीक है। यहाँ पर h1 h2 h3 की वही वैल्यूज होंगी। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास h1 है 1 मीटर, h2 है मेरे पास 4 मीटर और h3 है मेरे पास 9 मीटर, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग v1 v2 कितने आ जाएंगे, 1 का √1, 4 का √2, 9 का √3। आई बात समझ में। मतलब जब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कहां थी, जब वो 1 मीटर हाइट गिर चुका था, कहां से, ओरिजिनल पॉइंट से। मतलब जब वो यहां से यहां तक गिर चुका था तब उसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर और उसकी हाइट थी 1 मीटर, ठीक है। ये सारे केसेस किसमें चल रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी ये सारे बॉक्सेस काम करते हैं। तो ये वाला कैसे कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जब हाइट 1 मीटर थी तब वेलोसिटी थी 1 मीटर, ठीक है। जब आपकी हाइट 4 मीटर हो गई तो आपकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर। मतलब यहां पर एक बार एक्सेलरेशन लग गया तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है ना। और वेलोसिटी इंक्रीज होने के बाद, वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण जब आपकी वेलोसिटी 2 मीटर थी तो हाइट आपने कितनी गेन करी, 4 मीटर। तो यहां से आप 4 मीटर तक चल गए नीचे की तरफ। और जब आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी तो आप 9 मीटर पर चल गए, ठीक है ना। इनके रेशियोज भी चल सकते हैं, ठीक है ना। क्या समझ रहे हैं आप इनके रेशियोज भी ले सकते हैं। जैसे वेलोसिटी जब 2 मीटर थी, वेलोसिटी जब 4 मीटर थी, या फिर वेलोसिटी जब 6 मीटर थी, तो ये मेरे पास था 2, ये मेरे पास था 8, ये मेरे पास था 18, इस तरीके से। आई बात समझ में। क्योंकि इनको जब हम ऐसे रेशियो में रख के कट करेंगे तो हमारे पास 149 ही आएगा। क्या आएगा, 149। तो इस तरीके से आप इन रेशियोज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल था जो आपको समझाने के लिए जरूरी था। बाकी प्रोपोर्शनलिटी आपको इस तरीके से याद रखनी है। उसके बाद थर्ड थिंग आती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड के लिए भी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी आपके लिए, ठीक है ना। उसे हम फोर्थ इक्वेशन बोलते थे। क्या बोलते थे, फोर्थ इक्वेशन। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फोर्थ इक्वेशन ही लिख लेते हैं। आपको इक्वेशन को देखकर ही पहचानना पड़ जाएगा कि वो हमें क्या बताएगी। जैसे इसके अंदर आपने देखा बाय थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन आपको याद होना चाहिए कि भैया ये वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन दे रही है, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन बोलते से आपको याद होना चाहिए कि ये डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दे रही है, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ वाली इक्वेशन जो थी बाय फोर्थ इक्वेशन, चौथी इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड वो कितनी थी हमारे पास, वो हमारे पास थी u माइनस g बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। ये थी वो इक्वेशन। तो u तो 0 होता है ड्रॉपिंग मोशन में, g भी कांस्टेंट है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि hn मतलब nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस, वो 2 मतलब किसके प्रोपोर्शनल होगी, 2n माइनस 1 के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करने का टाइम आ चुका है,
आपको थोड़ा बड़ा करके समझाते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। जैसे आप देखिए कि ये आपकी इनिशियल बॉल है और ये नीचे की तरफ गिर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये कहां तक आके गिर रही है, ये इस तरीके से यहाँ पर आके गिर रही है बच्चों, है ना। ये ग्राउंड नीचे बनाया मैंने बिल्कुल, ये बीच में कट गया है, आप इससे घबराइए मत बिल्कुल भी, ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आप देखिए, तो ये तो था t इक्वल टू 0, ये था t इक्वल टू 1, ये था t इक्वल टू 2 और ये रहा t इक्वल टू 3। आगे बात समझ में, मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइम इंस्टेंट बना दिए हैं। अब देखिए एच एन प्रोपोर्शनल टू 2n-1 के प्रोपोर्शनल होगा, तो अगर हम 1 2 3 n की वैल्यू 1 2 3 रखें, जहां पे n क्या है, n हमारे पास है 1:2 मतलब आगे चलता ही जाएगा। n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा h1 रेशियो h सेकेंड रेशियो h थर्ड इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की जगह अपन 1 रखेंगे तो 2 1 2 -1, तो ये आ जाएगा 1 रेशियो, देन 2, तो 2 2 4 4 -1 3, देन रेशियो 3 3 3 3 2 6 6 -1 5, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 रेशियो 3 रेशियो 5। तो ये रेशियो भी आपको याद रखना है और ये प्रोपोर्शनलिटी भी आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन के आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए t इक्वल टू 0 पर एक एप्पल नीचे गिरा, एक एप्पल नीचे गिरा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी क्या बताती है, ये प्रोपोर्शनलिटी हमें बताती है कि जब फर्स्ट सेकंड होएगा तो उसका स्क्वायर आप हाइट चलेंगे, तो फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, जब आपका टाइम इंटरवल 2 सेकंड हो जाएगा तो उसके स्क्वायर के बराबर आपकी हाइट हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर कितना था 4, तो हाइट कितनी हो गई 4, मतलब 1 सेकंड में मैं 1 मीटर हाइट नीचे चला, लेकिन 2 सेकंड में मैं 4 मीटर हाइट नीचे चला। कहां से, हमेशा शुरू से नापेंगे इस वाले केस में, इस वाले केस में हमेशा शुरू से नापेंगे, जितने भी केस दे रखे हैं उसमें हमेशा शुरू से नापेंगे, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था, ठीक है। देन अगर मैं तो तीसरे सेकंड में कितने डिस्टेंस चलूंगा, 0 से 9, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक 3 सेकंड है ना, 3 सेकंड 9 है, हाँ ये जो डिस्टेंस है 3 सेकंड वाली, यहां से लेके यहां तक दिख रहा है आपको, ये आपको कितनी मिलेगी, ये 9 मीटर मिलेगी। अगर अपन सिंपल रेशियो में बात करें तो ये 9 मीटर मिलेगी। 2 पर 4 तक की डिस्टेंस है ना, t इक्वल टू 2 पर, ये देखिए t इक्वल टू 2 पर हाइट कितनी आ रही है 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा उसमें से ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपके आ गई 4 मीटर। आई बात समझ में, ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके, ये डिस्टेंस आ गई 4 मीटर, और ऐसे 1 पे 1, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस ये आपकी आ जाएगी 1 मीटर। आ रही कुछ बात समझ में, जी हाँ। अब चलिए इसको समझ लेते हैं बाय थर्ड इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन अपन ने देखा कि v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, मतलब आप h का अंडर रूट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो देखिए h1 अपने पास कितना था 1, तो 1 का अंडर रूट करेंगे तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी v1, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1, तो यहाँ पर आपके जो भी वेलोसिटी थी, ठीक है ना, वो 1 थी, वो क्या थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना मैं सिंपल रेशियो में बात कर रहा हूं, है ना, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे वेलोसिटी 1 मीटर स्क्वायर है, मैं बस यूं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी का रेशियो, यहां पर वेलोसिटी का रेशियो 1 2 3 चल रहा है, ठीक है ना। हम सिंपल इंटीजर रेशियो में बात कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 से आया 1 4 9, तो 1 2 3 का मतलब हम तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 5 10 15, तो जो मतलब मेरा इसका है वही मतलब इसका है, मतलब जो रेशियो इन तीनों के बीच में है वही रेशियो इन ऊपर वाले इन तीनों के बीच में भी है, तो ये सबसे सिंपल रेशियो है। तो मैं सबसे सिंपल रेशियो वाली वैल्यू से आपको समझा रहा हूं, क्लियर है, आ रही बात समझ में, समझना है तो इंपॉर्टेंट है बच्चों।
कर तो दोगे आप, पूरा भरोसा है। चलिए, तो जब h1 हमारे पास 1 मीटर था तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। जब h2 हमारे पास कितना है, देखो t इक्वल टू 2 पर h2 मिलेगा तो कितना आ रहा है 4, तो 4 का अंडर रूट कितना जाएगा 2, 4 का अंडर रूट कितना जाएगा 2, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2। अब अगर आप बात करें h3 की, तो देखिए ये रहा h3, t इक्वल टू 3 पर कितनी हाइट चली अपन ने शुरू से, h3, तो h3 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 9, तो v3 की वैल्यू आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3। तो इस पॉइंट पर नीचे की तरफ हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बात क्लियर है। चलिए, यहां तक बात क्लियर है, तो देखिए अब हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन वाले की। फोर्थ इक्वेशन में बोला गया है nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस, है ना। तो फर्स्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, फर्स्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस। तो फर्स्ट सेकंड कौन सा था, यहां से लेके यहां तक, ये था फर्स्ट सेकंड, दिख रहा है आपको, ये था फर्स्ट सेकंड, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक, ये था फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 मीटर, तो देखो 1 मीटर दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। उसके बाद देखिए सेकंड में चला गया डिस्टेंस, सेकंड है ना, मतलब दूसरा सेकंड कहां से स्टार्ट होएगा t इक्वल टू 1 से, और खत्म कहां होगा t इक्वल टू 2 तक। तो यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है, कितनी बात हो रही है, यहां से लेके यहां तक की बात। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए 3। तो आप देख लीजिए ये टोटल 4 था, उसमें से 1 माइनस कर देंगे आप, तो ये बचा हुआ कितना है 3, प्रूव हो चुका है। ठीक है, और ये थर्ड सेकंड में चले गए डिस्टेंस, थर्ड सेकंड में मतलब t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 तक, इस दौरान कितनी डिस्टेंस चली गई है। तो इस दौरान देखिए ये टोटल हमारे पास कितना था, ये टोटल हमारे पास 9 मीटर था आई थिंक, हाँ ये रहा 9 मीटर, 9 मीटर में से 5 गए, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5 मीटर। तो ये सिंपल रेशियो में हमने इनको कैलकुलेट करने की कोशिश की है। यहां तक आपको क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास हो जाएगा सी, ठीक है ना। पार्टिकल थ्रो अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट, ठीक है। ये भी हमारे पास एक केस बनता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको 3 केस बना रहा हूं, 3 केस में मैं आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा मोशन एंड ग्रेविटी की कि अगर उस केस के साथ कुछ छेड़छाड़ भी करना चाहेगा तो आप उसे आसानी से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल थ्रोज अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट, मतलब आप सपोज कीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है ना, मैं इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ हूं और इस बिल्डिंग की हाइट मेरे पास कैपिटल H है। मैंने पार्टिकल को यहां से ऊपर की तरफ थ्रो किया है u वेलोसिटी से, ठीक है, और ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। इस पॉइंट पर इसने अपनी वेलोसिटी 0 कर ली और उसके बाद ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, पार्टिकल वापस कहां पर गिर रहा है, नीचे की तरफ। ये पार्टिकल नीचे गिर गया। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि इस केस के अंदर हमें रेफरेंस फ्रेम चूज करना है सबसे पहले, तो क्योंकि इसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो रेफरेंस फ्रेम हम कहां से स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस फ्रेम हम उसी पॉइंट को चूज करते हैं जो जहां से हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब बॉल यहां से फेंकी गई थी तो इसी को अपन ने ओ मान लिया, ओरिजिन। नीचे डायरेक्शन को अपन ने क्या हमें लेते हैं हमेशा माइनस, ऊपर वाली डायरेक्शन को अपन हमेशा क्या लेते हैं प्लस। कुछ है बात समझ में, बिल्कुल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ पे जाके मोमेंटरीली रुक गया, उसके बाद वापस नीचे गिरा है, तो यहाँ पर आपके पास एक आपको हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कितनी है, वो वेलोसिटी 0 है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर हम बात करें u वेक्टर की, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस u। क्यों, क्योंकि देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। देन आफ्टर एक्सीलरेशन वेक्टर एज यूजुअल ये हमारे पास माइनस जी के बराबर आ जाएगा। देन अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करनी है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। जी हाँ,
हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो खत्म कहाँ हुआ था, यहाँ पर। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो आपका एच है, आपका ये जो एच है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। और इसको अपन नाप कहां से रहे हैं, यहां से। और इसको नापने के लिए हमें यहां से यहां जाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। तो एस वेक्टर हमारे पास आ जाएगा माइनस एच। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए इसके अंदर हमें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम सपोज करते हैं यहां से लेके यहां तक इसको चलने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। कितना टाइम, टी टाइम लगा। तो हम बात करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन। हम इसमें सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास होती है एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए वेक्टर इंटू टी। ठीक है, तो चलिए अब एस की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस एच इक्वल टू यू टी। अब यू हमारे पास पॉजिटिव है तो यू, और कैपिटल टी को मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी। कैपिटल टी मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। स्मॉल टी वेरिएबल टी होता है, लेकिन कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर तक आपका पार्टिकल हवा में रहा। तो यू टी देन हाफ ए की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, तो माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर, 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर हमें यहाँ पर टी के अंदर क्वाड्रेटिक मिल गई है। क्या मिल गई है, ये हमको टी के अंदर क्वाड्रेटिक मिल गई है। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आएगी, T1 और T2। क्या वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, T1 और T2। जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक आर T1 एंड T2। ठीक है, T1 एंड T2। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे T1 और T2। ठीक है ना। तो इन दोनों में से इन विच वन इज एलिमिनेटेड। ठीक है, मतलब इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डेरिवेशन है। ये क्या है, डेरिवेशन। जब इस तरीके का न्यूमेरिकल बच्चों आपके पास आएगा ना, जब आपके पास बच्चों इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा, तो ये भी मैं काय को लिख रहा हूँ ना, तो इसके टू रूट्स आएंगे अपने पास T1 और T2। डायग्राम में ही समझा देता हूँ आपको मैं डायग्राम में ही समझा देता हूँ। देखिए T1 एंड T2 आर टू रूट्स। T1 और T2 क्या है, दो रूट्स है। तो मान लीजिए यहां पर गिरा तब कितना टाइम था, T इक्वल टू कैपिटल T, और यहां से शुरू किया। भाई अपन मान लेते हैं कि ये हमारे पास इमारत थी ही नहीं, ठीक है ना, हमने पार्टिकल को फेंका यहीं से था, हम ये मान लेते हैं। तो पार्टिकल को जब मैंने यहां से फेंका था तो वो यूं सीधा जाएगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 करेगा, फिर वापस नीचे गिरेगा, तो टाइम पीरियड T आएगा। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, T आएगा ना, बिल्कुल मान लिया T आएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल हमने यहां से शुरू किया है, कहां से शुरू किया है, यहां से। तो ये हमारे पास आ जाएगा T1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी T1, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी T2। भाई क्वाड्रेटिक के रूट्स आपने पढ़े हैं ना, भाई इस तरीके से पैराबोला बनता है। भाई आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इस तरीके से पैराबोला बनता है। ठीक है, तो तो आप ये देखते हैं कि एक वैल्यू के लिए, y की एक वैल्यू के लिए x1 और x2 हमारे पास दो वैल्यूज आती है। यही है ना आपके लिए, यही पढ़ा है ना अपन ने। तो देखिए हमारे पास इस क्वाड्रेटिक की दो वैल्यूज आई है, एक है ये जिसे हमने T1 बोल दिया, और एक है ये जिसे हमने T2 बोल दिया। अब ध्यान से सुनना, इसको T1 बोल दिया, इसको T2 बोल दिया, लेकिन ये समय तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये समय तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो वही वाली बात होगी कि मेरा बच्चा मेरे से नाराज हो रहा है, बोले पापा आपने मेरे को आपकी शादी में नहीं बुलाया। तो समझ में आ रही है ना आपको बात, कि ये टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट मीन्स मतलब एग्जिस्ट तो सभी टाइम करते हैं, लेकिन
ये टाइम हमारा ऑब्जर्वेशन के बाहर है। हमने ऑब्जर्वेशन कहां से स्टार्ट किया था, यहां से। एक्सपेरिमेंट कहां से स्टार्ट किया था, यहां से, ठीक है ना। तो हमारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले का टाइम इंस्टेंट है ये। तो ऐसे ही इसके जो दो रूट्स आएंगे T1 और T2, तो वो इस तरीके से होंगे जिसमें से एक अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि भाई इसको अपन को कट करना है। जैसा आपके पास इस T1 की वैल्यू आएगी -5 सेकेंड, तो आप वैसे समझ जाओगे कि भाई टाइम कभी माइनस में होता नहीं है, ठीक है ना। या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी T1 की वैल्यू, तो भी आप समझ जाओगे। तो आपको इस तरीके से इसमें इनको चूज करना है। आगे बात समझ में। तो इसमें से हमारे पास जो T2 वैल्यू है, वो T2 वैल्यू में क्या दे देगी, टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब चलिए सेकंड इक्वेशन हमने यूज कर ली, अब हम एक बार थर्ड इक्वेशन भी यूज कर लेते हैं। बाय थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट्स, इसके अंदर जितने केस कराए जाएं उतने केस कम हैं। एक बात आप समझ लीजिएगा, इसके अंदर जितने केस कराए जाएं उतने केस कम हैं। आपको बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि मेरे को प्रॉब्लम को कैसे पकड़ना है, प्रॉब्लम में मेरा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मैं प्रॉब्लम को किस तरीके से सोचूं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसा ही बना के देगा, वो किसी भी प्रकार का कोई सा भी केस ले लेगा या फिर उसके केस के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, ठीक है ना। लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट से चिपके रहना है, ठीक है। चलिए बाय थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, बी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2g, बी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2as, यही होती है। तो चलिए अब हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमारी फाइनल वेलोसिटी थी v, इस पॉइंट पर हमारी फाइनल वेलोसिटी थी v, और इस पॉइंट पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u थी, सभी जानते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u थी। तो देखिए u प्लस डायरेक्शन में है तो हमारे पास आ जाएगा, और v माइनस डायरेक्शन में है, माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस u स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह माइनस जी और h की जगह माइनस एच। आए बात समझ में। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें v की जो वैल्यू चाहिए वो यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2gh आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से हमें v की जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो इस तरीके से निकालनी पड़ेगी, अंडर द रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस v की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ पे भी देखिए v की दो वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास v की दो वैल्यूज है, एक तो प्लस और एक माइनस। तो प्लस और माइनस का फंडा सिर्फ इतना ही है, साइन का। किसका फंडा है, साइन का। मतलब आपको साइन जो होना चाहिए वो प्लस के अकॉर्डिंग अगर आप लोगे तो ऊपर की तरफ आएगी वेलोसिटी, माइनस के अकॉर्डिंग लोगे तो नीचे की तरफ आएगी। तो क्वेश्चन में आप हमेशा डायग्राम को देखकर या फिर अपने रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेट करके न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर आपको प्लस या माइनस का अंदाजा किससे लेना है, उसकी डायरेक्शन से, कि टकराते वक्त पार्टिकल की डायरेक्शन किधर थी। ऑब्वियसली नीचे गिर रहा तो नीचे ही होगी, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए सर ये जो प्लस वाली वैल्यू आई है ये किस लिए आई है, बेटा प्लस वाली वैल्यू भी तो आएगी ना, क्योंकि अगर सपोज करो हमने पार्टिकल प्रोजेक्टाइल को यहां से नहीं फेंका होता, यहां से फेंका होता, तो इससे ज्यादा स्पीड से फेंकते या इससे कम स्पीड से फेंकते, ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ता ना। तो यहां पर जो वेलोसिटी आती वो इससे ज्यादा आती, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती, प्लस v के बराबर। कितनी हो जाती, प्लस v के बराबर। यहाँ प्लस आएगा बच्चों, है ना। ये देखो यू स्क्वायर प्लस 2hg, तो यू स्क्वायर प्लस 2hg, और इससे भी साफ पता हो रहा है कि u से ज्यादा थी, देखो यू स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है तभी तो उससे ज्यादा हुई है, एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब रही बात, जैसे सपोज कीजिए बोलेगी सर अगर हम इस टाइम इंस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हाइट भी दो है ना, मतलब मैं इस हाइट पर इस टाइम पर भी हूं और इस टाइम पर भी हूं, तो वही कॉन्सेप्ट आपके लगेगा जो आपने वर्टिकल अप वाले मोशन में दिया था, वही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे लग सकता है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इन्हीं सारी इक्वेशंस का यूज करके हम इस न्यूमेरिकल इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं उनको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं, इनसे
इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा मोशन ऑफ पार्टिकल थ्रोन अप। ठीक है ना, इज सिमेट्रिकल about point symmetrical about vertical height at every time। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि मोशन ऑफ पार्टिकल थ्रोन अप इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल हाइट एट एवरी टाइम। वर्टिकल हाइट पर कि हर प्रकार से वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, सिमेट्रिक होगा क्या मतलब, मैं किस मोशन की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मोशन ऑफ पार्टिकल थ्रोन अप। ठीक है ना, थ्रोन अप का, अब इसमें ये नहीं बताया कि थ्रोन अप ऊपर फेंका जा रहा है, पर कहां से फेंका जा रहा है। सर आपने दो केस लिए थे, एक में तो आप जमीन के ऊपर से फेंक रहे हो, मतलब कहीं छत पे खड़े होकर फेंक रहे हो, और इसके पहले जो फर्स्ट केस लिया था उसमें आपने जमीन पे खड़े होकर ही फेंका था। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर दोनों केसेस की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, दोनों केसेस की। ठीक है ना, तो सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल हाइट एट एवरी टाइम। तो वर्टिकल हाइट के सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है, सिमेट्रिकल। मतलब आप अगर इस हाइट की बात करते हैं, इस हाइट की मतलब जहां से पार्टिकल फेंका गया था, तो इस जगह पर आपकी वेलोसिटी u है ऊपर की तरफ, तो इसके पैरेलल में सेम हाइट पर जब पार्टिकल घूम के वापस इधर आएगा तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, आपको u ही मिलेगी। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ कि नहीं हुआ, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप इस वाली हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी मान लेते हैं वेलोसिटी v1 होगी, तो इस पॉइंट पर भी आपकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, जैसा कि मैंने कल बताया था। ठीक है ना, तो ये भी सिमेट्रिकल हो गया। ये क्या हो गया, ये भी सिमेट्रिकल हो गया। आप बोलोगे कि सर इस हाइट के बारे में क्या ख्याल है आपका, इस हाइट के बारे में। तो बच्चों इस हाइट पर भी आपके यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ये v2 होगी, तो वो उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग होगी जो इस पॉइंट पर होती अगर आपका पार्टिकल जमीन से फेंका गया होता। आ रही बात समझ में। तो दूसरी चीज ये होती है, दूसरी चीज आप यहां से देख सकते हैं कि जिस स्पीड से आप बॉल को ऊपर फेंकोगे वो धरती से उसी स्पीड से टकराएगी। ठीक है ना, तो इस अकेली लाइन में मोशन ऑफ पार्टिकल थ्रोन अप इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल हाइट एट एवरी टाइम मतलब हर समय पर। ठीक है ना, ये वाला समय मतलब जब आपका पार्टिकल यहां था, ये वाला समय हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं है, पर समय तो था। ठीक है ना, मैं जिंदा था उसके पहले भी समय था, मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी समय तो था, हमारा ऑब्जर्वेशन में नहीं था, वो बात अलग है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई है कि मोशन ऑफ पार्टिकल थ्रोन अप इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल हाइट एट एवरी टाइम। इस एक अकेले स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे नीट के क्वेश्चन छुपे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन में वो आपसे यही पूछ लेगा कि भाई मैंने एक पार्टिकल को ऊपर हवा में फेंका। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, अगर आप में गट्स हैं तो आप इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करके देखेंगे। एक पार्टिकल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो पार्टिकल 5 मीटर की ऊंचाई पर मुझे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर दिखा और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर दिखा। मुझे बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, मुझे बताइए कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या थी। ठीक है ना, अब आप खुद देख लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन बना है एग्जामिनर ने। और दूसरा जो नोट है हमारे पास, ठीक है ना, वो हम यूं लिख देते हैं, फॉर एयर रेजिस्टेंस के केस में हमारे पास ए इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा,
एयर रेजिस्टेंस के दौरान। तो अब आप खुद देखिए कि एयर का जो रेजिस्टेंस होता है, आपने मोटरसाइकिल चलाई है, भुर भुर भुर, तो मोटरसाइकिल जब आप आगे की तरफ चलाते हैं तो एयर रेजिस्टेंस आपका कहाँ लगता है, पीछे की तरफ, मतलब आपका मोशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि जब वो पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो हवा उसे किस डायरेक्शन में ड्रैग करेगी, नीचे की डायरेक्शन में। एग्जैक्टली तो एयर रेजिस्टेंस कहां लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो जी इफेक्टिव, ए इफेक्टिव, ठीक है, तो हम लिखते हैं ए इफेक्टिव। तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस हो जाएगा अपवर्ड मोशन के लिए, इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस हो जाएगा अपवर्ड मोशन के लिए, क्योंकि नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो एयर नीचे की तरफ ड्रैग फोर्स लगाती है, तो उसका रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ होगा। और ग्रेविटी, ग्रेविटी भी तो नीचे खींच रही है अपन को, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस ए, है ना, जहां पर ए क्या है, एयर का रेजिस्टेंस, जहां पर ए क्या है, एयर का रेजिस्टेंस। ठीक है ना, या फिर इस ए की जगह आप न्यूमेरिकल में दिया हुआ रेजिस्टेंस भी रख सकते हैं, है ना। मतलब ये एक्सपेरिमेंट आप हनी के अंदर कर रहे हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने तारपीन के तेल में एक बॉल को डुबाई, तो वहां पे रेजिस्टेंस फोर्स आ जाएगा, विस्कस फोर्स, जो इसके अपोजिट काम कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ये वो एडिशनल रेजिस्टेंस है या फिर ये वो एडिशनल एक्सेलरेशन है जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है अलोंग विद द ग्रेविटी। किसके साथ, अलोंग विद द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के साथ जुड़कर काम कर रहा है। ये कैसा काम कर रहा है, ग्रेविटी के साथ जुड़कर, इसलिए मैंने लिखा इफेक्टिव एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इफेक्टिव एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव एक्सेलरेशन हमारे पास कैसे आएगा, देखिए पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो मोशन है नीचे की तरफ, तो रेजिस्टेंस कहां लगेगा, एयर का ऊपर की तरफ, कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, पर ग्रेविटी अभी भी उसे नीचे खींच रही है, ग्रेविटी अभी भी उसे नीचे खींच रही है। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, मतलब आपका जो एयर रेजिस्टेंस है अब वो ग्रेविटी को असिस्ट नहीं कर रहा, अब वो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी मोशन ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम जी को बढ़ा लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस ए, जहां पर ए क्या है हमारे पास, एयर रेजिस्टेंस, फॉर एयर रेजिस्टेंस ए। आई बात समझ में। तो इन इक्वेशंस में जहां पर भी जी लगा हुआ है, या फिर इन इक्वेशन में जहां पर भी मैंने ए वेक्टर की वैल्यू पुट करी है, इन इक्वेशंस में जहां पर भी, ठीक है ना, वहां पर आप जी प्लस ए या जी माइनस ए का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपको प्रॉब्लम में रेजिस्टेंस कैसा दे रखा है, आपके पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन क्या है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। कल हम मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ अच्छे बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उसके बाद हमारे इस चैप्टर के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिनको पढ़ने की आस है, जिनको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, जिनको इस तरीके के न्यूमेरिकल या इस तरीके के डेरिवेशन करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, उनके लिए आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।